दोस्तों, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत जो बुक हम कवर कर रहे हैं उसके तहत हमने 10 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और इन 10 चैप्टर्स में हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहले हमने पूरे के पूरे जो बुक के अंदर टेक्स्ट है उसे काफ़ी डिटेल में समझा, आर्टिकल्स पर काफ़ी डिटेल में बात की, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। और प्रत्येक चैप्टर में जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हमारे। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी से, डीपीएसपी से, इन सभी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बताएगी कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो नाउ आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे ये हमारे संविधान के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक भारतीय होने के नाते भी काफ़ी महत्व रखता है हमारे लिए ये कंसेप्ट, ये चैप्टर। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेंगे कि हमारे संविधान में ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ और ये कैसे काम करता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात जीवंत बनाती है, जो फैक्ट जीवन बनाता है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर, और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट और रेलेवेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो इस पूरे चैप्टर को मैं 2 वीडियो में कवर करूँगा। आज फर्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेसिक फीचर्स पर बात करेंगे कि किस तरीके से ये ओरिजिनेट हुआ, और बाकी जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स निकल करके आए उन चीज़ों को समझेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में इसके अलावा और जो हमारा जो बाकी का पार्ट बचेगा उसे कवर करेंगे, और उसी वीडियो में यानी सेकेंड वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का इमर्जेंस कैसे हुआ, यानी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी जो मूल ढांचे वाला कॉन्सेप्ट है इसका उदय कैसे हुआ, इमर्जेंस कैसे हुआ। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे जो रूल बुक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बिल्कुल एक तरीके से लाइव डॉक्यूमेंट के जैसा काम करता है। यानी लाइव डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि हमारे देश के पर्सपेक्टिव में, देश के हित में संशोधन करके हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं, और ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न वो निकल कर के आया कि क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है या नहीं। और ये सवाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 1 साल होते ही देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये समक्ष ये सवाल आया कि क्या आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स के किसी प्रोविज़न में अमेंड करने की शक्ति है या नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे 1 साल 1951 में निकल कर के आता है, शंकरी प्रसाद केस, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। और शंकरी प्रसाद केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की, देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लाया गया और प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ये राइट टू प्रॉपर्टी को, आपको पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी हमारे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। ओके, लीगल राइट किस आर्टिकल में है, हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये किस आर्टिकल के तहत देखने को मिलता है वर्तमान समय में, इसे आप ज़रूर कमेंट करिए बिकॉज रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने बात की, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया था और इसे ही चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में। और यहाँ पे क्या बात निकल कर के आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368, हमने अमेंडमेंट का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, और अगर आपने पूरी सीरीज़ की पूरी वीडियो की एक सीक्वेंस में कवर किया है तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 368 के पार्ट 20 में, पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 के पार्ट 20 में अमेंडमेंट के प्रोसेस की बात की गई है। तो इसी के तहत यह जजमेंट निकल कर के आया कि जो पार्लियामेंट की पावर है आर्टिकल 368 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को अमेंड करने की, संशोधन करने की, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने की शक्ति इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट, ध्यान दीजिए ये शंकरी प्रसाद केस की बात की जा रही है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है, ये जजमेंट निकल करके आया। ओके,
देखिए, शंकरी प्रसाद केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न यह निकल करके आया कि आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ है ये केवल ऑर्डिनरी लॉज को इंक्लूड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंक्लूड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए आपको आर्टिकल 13 को समझना पड़ेगा। देखिए, जब हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी तो आर्टिकल 13 के अंदर हमने ये देखा था कि वैसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है उन्हें वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। यानी तो यहाँ जो शंकरी प्रसाद केस हमने देखा इसके तहत यह बात निकल करके आ रही है कि आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉज है ये केवल ऑर्डिनरी लॉज के विषय में बताया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर सिंपल सी बात है, आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि वैसे लॉ जो फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में उन्हें वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, बट इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शामिल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, वैसे लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ऐड किए गए हैं उन लॉज को आर्टिकल 13 में शामिल नहीं किया जाएगा। ओवरऑल कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अब्रीज कर सकती है या फिर टेक अवे कर सकती है, और ये वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा आर्टिकल 13 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो लॉज हैं उनमें केवल ऑर्डिनरीज लॉ इंक्लूडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज इंक्लूडेड नहीं है। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि इस कारण से अगर यहाँ पे पार्लियामेंट को काफ़ी सुप्रीम पावर दे दी गई है शंकरी प्रसाद केस के तहत 1951 में, और कहा गया है कि पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन को टेक अवे कर सकती है, यानी ले सकती है और अब्रीज कर सकती है। ओके, ये चीज़ आर्टिकल 13 के तहत वॉइड नहीं मानी जाएगी। देखिए, इसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस निकल करके आता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर स्टैंड को रिवर्स कर दिया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताई गई 17th अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि इंसर्ट की गई थी 9th शेड्यूल के तहत, इसे चैलेंज किया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये रूल्ड किया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर गिवन अ ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस से अबव हो, यानी जो नॉर्मल ह्यूमन सेंसेस के द्वारा समझा ना जा सके, और इम्यूटेबल हो। इम्यूटेबल का मतलब जो अनचेंजेबल हो, यानी अपरिवर्तनीय हो। तो इस तरीके की फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर किया गया, ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल पोजीशन दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकती और टेक अवे नहीं कर सकती। ओके, तो पहले स्टैंड ये लिया गया शंकरी प्रसाद केस में कि फंडामेंटल राइट्स को के किसी भी प्रोविज़न को अमेंड किया जा सकता है और अब्रीज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये 1951 का जजमेंट है, और इसके बाद 1967 में, यानी करीब 16 ईयर्स के बाद इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया, और यहाँ पे यह बात निकल कर के सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल्ड किया कि फंडामेंटल राइट्स को ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल पोजीशन दी गई है, इसलिए पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकती और टेक अवे नहीं कर सकती। और जैसा कि शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था कि आर्टिकल 13 के अंदर केवल ऑर्डिनरी लॉ इंक्लूडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इस स्टैंड को भी रिवर्स कर दिया गया, और यहाँ पे जो जजमेंट निकल करके आया गोलकनाथ केस में, इसमें आर्टिकल 13 के अंदर कहा गया कि ऑर्डिनरी लॉज भी शामिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज भी शामिल है। नाउ इसके बाद पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया, और इस 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 13 और 368 को ही अमेंड कर दिया गया, और इसमें यह डिक्लेयर किया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है अब्रीज करने की और टेक अवे करने की किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 368, और ऐसे एक्ट लॉ नहीं माने जाएंगे आर्टिकल 13 के तहत। यानी आर्टिकल 13 में जो वर्ड है लॉज, इसी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जैसे हमने 1951 के शंकरी प्रसाद में केस में देखा कि यहाँ पे केवल ऑर्डिनरी लॉ को इंक्लूड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद गोलकनाथ केस है और यहाँ पे कहा गया कि नहीं, जो आर्टिकल 13 के अंदर जो वर्ड लॉज यूज किया गया है उसके तहत ऑर्डिनरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज दोनों ही तरह के लॉज शामिल है। 1971 में इनेक्ट किया गया 24th अमेंडमेंट, और इसके तहत आर्टिकल 13 और 368 को ही अमेंड कर दिया गया, और इस तरीके से अमेंड किया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 368 के तहत, इसके द्वारा जो पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकती है। नाउ हमारा लैंडमार्क जजमेंट निकल करके आता है केशवानंद भारती केस 1973 में। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जो जजमेंट है जो गोलकनाथ केस में दिया गया था, इसे ओवर रूल किया गया, और यह कहा गया कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है
इसके वैलिडिटी की जांच की गई और कहा गया कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज कर सकती है और टेक अवे यानी छीन सकती है। लेकिन इसके तहत यह भी कहा गया कि एक न्यू डॉक्ट्राइन यानी बेसिक स्ट्रक्चर इसे ऐड किया गया, या बेसिक फीचर्स आप कह लें, और इस पर यह कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे वॉयलेट नहीं करना है। तो जो पार्लियामेंट की पावर है आर्टिकल 368 के तहत, ये बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करने यानी बदलने का इनेबल नहीं करती, यानी आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती, लेकिन किसी भी फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट कर सकती है। डजंट मैटर, बस बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में अगर कोई फंडामेंटल राइट आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है अगर कोई फंडामेंटल राइट या उसका कोई प्रोविजन, तो इसे पार्लियामेंट टेक अवे नहीं कर सकती। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट्स पर बात की, बट जिसे अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे कि आर्टिकल 13 में जो लॉज हैं इसमें ऑर्डिनरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज, इसके तहत सारी बातें इर्द गिर्द है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल करके आया, उसके द्वारा क्या जजमेंट निकल करके आया, ये सब कुछ बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रख लेंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये टॉपिक काफ़ी छोटा है बेसिक स्ट्रक्चर वाला, बट क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा और दोबारा से एक बार इसे रिवाइज भी कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।